स्वागत है आपका जब साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी के लिए एक और वन शॉट लेकर आ गया हूँ। एक केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड ड्रॉप का है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में पूरा देखने वाले हैं और हर एक चीज को समझने वाले, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखने वाले हैं, साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको भी देखने वाले हैं और आज वन शॉट में हम इसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए और उसको नोट करते चलिए। तो आपके पास पेन और पेपर यानी पेन और कॉपी होना अनिवार्य है। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जितना भी पढ़ाया जाए उसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपका इससे जो भी क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली सभी के सभी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये फिजिकल का आपका चैप्टर में सेकंड है, जिससे कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इन 4 से 5 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले इसका एक बार थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही थ्योरी रिवाइज आता है हम इसको क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे और इस पर जो हो पाया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही इस चैनल पे बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, वहां से देख सकते हैं। और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे पेपर आने वाले समय में होगा और पीछे भी हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो इसको हम पूरा कंप्लीट वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इसमें, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है चालक, क्योंकि विद्युत रसायन इसका नाम है। तो हम पहले थोड़ा सा विद्युत को पढ़ समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको सबसे पहले लिखा है चालक। तो आखिर चालक क्या होता है? तो देखिए चालक होते क्या है, तो सिंपल सा होता है वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब देखते हैं, देखिए विद्युत चालकों के प्रकार है। जो चालक होते हैं कितने प्रकार? तो चालक आपका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखिए एक आपका होता है धात्विक चालक और दूसरा आपका होता है विद्युत अपघट्य चालक। क्या होता है दूसरा? विद्युत अपघटनीय चालक। तो पहला धात्विक चालक, दूसरा क्या होता है? विद्युत अपघटनीय चालक। इन दोनों में आप देखिए क्या समानता है, क्या अंतर है। देखो आवेश वाहकों की प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक पदार्थों को दो भागों में किया गया। यानी आवेश जो वाहक करते हैं, एक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए, उसके प्रकार के उसके आधार पर दो प्रकार के चालक होते हैं। एक आपका होता है धात्विक चालक। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? तो देखिए वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे चालक जो अपने रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ अपने मूल अवस्था में ही इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं आवेश को, क्या कहलाता है? धात्विक चालक। उदाहरण में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। जिसका जैसे आपके घरों में क्या तार लगे हैं, कॉपर के एल्युमिनियम के लगे होते हैं, सिल्वर के आपके आयरन के तो नहीं लगते हैं, लेकिन कॉपर एल्युमिनियम तार नॉर्मली लगे होते हैं। ये सब क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। और ये आप याद रखिएगा जो धातु चालक होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या करते हैं? जो धातु चालक होते हैं वो प्रवाहित करते हैं। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा आपका क्या है? विद्युत अपघटनीय चालक। तो अब विद्युत अपघटनीय चालक देखिए क्या होता है। आपका जो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं वो होते क्या? तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो क्या करते हैं? विद्युत अपघटन या गलित अवस्था में, देखिए जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनीय चालक। इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है याद रखिए, इसमें जो आपके आवेश वाहक होते हैं, इसमें क्या आवेश वाहक जो आपके आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं आयन। क्या होते हैं? आयन। इसमें आवेश वाहक आयन तो धातु चालक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसीलिए याद रखिए इनको कहा जाता है आयनिक चालक भी कहा जाता है, आयनिक चालक। तो याद रखिएगा वे पदार्थ जो विद्युत गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में आयनों के द्वारा आवेश का प्रवाह करते हैं क्या करते हैं? विद्युत अपघटनीय चालक या आयनिक चालक। समझ आ गया? ये दो प्रकार के क्या थे? चालक थे।
अब सिंपल से आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है विद्युत अपघटनिक विलयनों का चालकत्व, कि अगर कोई विलयन, ध्यान सुनिए, अगर कोई विलयन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है तो उसकी चालकता कितनी है, तो उसी की चालकता को क्या बोलते हैं, चालकत्व या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन, यानी विद्युत अपघटनिक विलयन का चालकता क्या होती है। तो देखिए किसी विद्युत अपघट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता होती है, उसकी विद्युत अपघटनिक चालकत्व कहलाती है। यानी किसी भी विलयन में जो धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी चालकत्व कहते हैं। और इसे परिचय करते हैं किससे, सी से, क्योंकि आप जानते हैं चालकत्व क्यों होता है, कंडक्टेंस होता है, सी से परिचय करते हैं। यह चालक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी याद रखेंगे आप, जो आपका चालकत्व होता है, क्या चालकत्व, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध, प्रतिरोध। इसको देखिए व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रमानुपाती बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती ही नहीं बल्कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, यानी यहाँ पर ये बराबर। तो इसको देखिए जो चालकत्व इस ऊपर से कहते हैं किससे, सी से, और सी बराबर क्या होगा, 1/r। ये आपका महत्वपूर्ण संबंध है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण संबंध है जिसको आपको याद कि सी बराबर क्या होता है, 1/r। देखिए यहाँ से आपका अगर फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से एक चीज और निकालना पड़ता है, मात्रक। तो आप इसका मात्रक या इकाई निकाल सकते हो कि नहीं। देखिए मात्रक की इकाई क्या होगा, इसका मात्रक आपका देखो क्या है, आर है, आर का नीचे, तो आर का आपका क्या, आर प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, प्रतिरोध मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका मात्रक देखिए इकाई होगा या तो 1/, आप ओम लिखिए, ठीक है। और ओम को देखो दर्शाते हैं आपका किससे, इस चिन्ह द्वारा। तो इसका मात्रक आप लिखो या तो 1/, ओम लिखो, या फिर ओम को अगर ऊपर कर दोगे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो याद रखिए ओम इनवर्स, या इसी को कहते हैं क्या, साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन, और सुपर करते हैं कैपिटल यस। तो ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, सुपर करते हैं यस। तो आप याद रखेंगे विद्युत अपघटन जो चालकत्व तो उसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या साइन, समझ आ गया। चलिए ये आपको क्या था, विद्युत अपघटन का चालकत्व। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ चीजें और देखिए, जो आपका चालकत्व ये आपका ओम के नियम के अनुसार होता है, किसके नियम के अनुसार होता है, देखिए आपका ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, कि जैसे आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उसमें आप देखते हो कि विद्युत धारा जब फिजिक्स में चैप्टर 3 है उसमें विद्युत धारा पढ़ते हो तो उसमें देखते हो ओम का नियम आता है। तो ओम का नियम विद्युत अपघटनों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि ये भी विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, चालन कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें विद्युत अपघटन के ओम का नियम लागू होता है। तो जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, देखो आपका ओम का नियम जानते हो क्या होता है, v अनुपाती होता है I के, या इसमें अनुपाती से हटा के क्या करते हैं, निशान गुणा कर देते हैं, जो आपका प्रतिरोध गुणा होता है, तो v हो जाता है R × I। ये आपका किसका नियम होता है, ओम का। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और आता है, जो आपका प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध R है ये क्या करता है, देखिए प्रतिरोध आपका ये अनुपाती होता है यल, यल क्या होता है, अनुपाती। देखिए यहाँ पर ये आपको, यहाँ पर एक चीज आप लिख लोगे ज्यादा सही रहेगा, क्या कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए प्रतिरोध जो होता है लंबाई की क्या होता है, अनुपाती होता है, जबकि आपका प्रतिरोध क्षेत्रफल की क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार अगर आप इन दोनों देखिए, आपका ये समीकरण पहला आएगा और ये समीकरण दूसरा, अगर दोनों का मिला देंगे तो जो आपका प्रतिरोध होगा R वो किसके हो जाएगा, L/A के अनुपाती। अब यहाँ पर आपका अनुपाती चिन्ह क्या होता है, इसमें निशान गुणा करते हैं जो होता है रो, तो R बराबर आपका आ जाता है रो L/A। ये आपका हो गया किसका, प्रतिरोध का मान। अब यहाँ पर रो क्या है, तो अब देखो रो आपका क्या है, यहाँ से जो आपका रो निकल कर आता है ये आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहाँ पर जो आपका रो निकल के आया क्या, रो, यह है आपका क्या, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। देखिए इसको या तो विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे आप, या विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे क्या बोलते हैं, या प्रतिरोधकता, या तो आप इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए या इसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। ये भी महत्वपूर्ण आपको ये पता होना चाहिए, समझ आ गया। अब यहाँ से आपका ये क्या हो गया,
चालकत्व, और यहाँ से अगर देखिए आर आप ये निकालें तो अगर ध्यान से देखो अभी आपने देखा सी बराबर क्या था 1/r, तो अगर आर जैसे मान रखो रख दोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो रो एल, यानी 1/, यहाँ से हो जाएगा रो एल अपान ए। तो ये देखिए बटे बटे है, ए पलट के रखना जाएगा ऊपर, अगर ए पलट के ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए आपका जो सी होगा वो हो जाएगा ए अपान रो इंटू एल। तो ये भी महत्वपूर्ण संबंध है, और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण संबंध आता है। देखिए अगर रो का मान निकालें तो रो इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, सबका रो बराबर क्या आ जाएगा, ए अपान सी एल। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे इसका भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है। समझ आ गया? ये देखिए इसमें आपका ये तीनों संबंध महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप जानते हैं ओम का, तो ये भी महत्वपूर्ण संबंध है, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये तो ओम का नियम सब देख लिया, लेकिन एक चीज और आपको, वो क्या बात है, देखिए यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपके पास देखिए जो सेल होता है ये आपका क्या है, मान लीजिए 1 बिलियन विद्युत अपघटनी बिलियन, ये क्या है, विद्युत अपघटनी बिलियन। इस विद्युत अपघटनी बिलियन में आपका देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका, दूसरा इलेक्ट्रोड ये आपस में आप जुड़े होंगे कहीं से। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है। अब ध्यान समझिए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, क्या, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको इसमें दर्शाते हैं यल्स। क्या दर्शाते हैं, यल्स। और देखिए इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल को दर्शाते हैं ए। तो आपका जो यहाँ पर ए है वो क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, और यल क्या है, दोनों दोनों इलेक्ट्रोड, अच्छा ये आपको दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वो क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये क्या है आपका, ये आपका है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो यह आपका सिंपल सा रखते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे आपको 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यल होता है, और जबकि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है वो होता है ए। तो विद्युत अपघटनी में यल और ये होता है, जबकि आप चालक पर पढ़ते हो तो आपका क्या हो जाता है, सिंपल सा होता है, क्या, यल आपकी चालक की लंबाई होती है, चालक प्लस क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी वही बात थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चल अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, सेल नेता, सेल नेता क्या हो, तो सेल नेता पहले पढ़ने से पहले एक चीज और आपको देखो, सेल नेता पढ़ने से पहले क्या पढ़ोगे आप, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है, देखिए इसको बोलते हैं चालकता या विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ये आपका पढ़ना है। देखो आपने वहां जस्ट पीछे क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ा, देखिए रो, यह क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है या इसी बोलते हैं प्रतिरोधकता। जो आपका चालकता होता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम का, आपको जो विशिष्ट चालकता है, क्या, विशिष्ट चालकता जो वो आपका किसके बराबर होता है, 1/प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसको आता है, प्रतिरोधकता। और याद रखो आपको जो विशिष्ट चालकता या चालकत्व होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा। देखिए के जैसी संरचना होती है उसको पढ़ते हैं कप्पा, एक्चुअली ये ऐसे होकर आपका ये ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है ना, कि हम नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो इसको आप डायरेक्ट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होता है क्या, कप्पा। यहाँ पर जो आपका ये बना है ये संरचना, इसको बोलते हैं कप्पा, क्या बोलते हैं, कप्पा। तो जो आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता है उसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आपका जो कप्पा होगा, कप्पा ऊपरा हो जाएगा 1/रो, किस हो जाएगा 1/रो के। अब आप ये बताओ रो और आपने क्या क्या निकाला था, तो यहाँ से रो बराबर निकाला था आपका A/CL। तो यहाँ से अगर आप रो का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कप्पा हो जाएगा 1/, यहाँ आपका था A/CL, को पलट के चला जाएगा तो आपका कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा CL/A।
ये संबंध महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना अनिवार्य है। ठीक है, इस संबंध को आपको जरूर से याद रखना है कि कप्पा और आपका CL/A, कप्पा और क्या होता है CL/A। अच्छा, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, देखो इसका मात्रा निकाल, क्या कर सकते हो, इसका मात्रा निकाल सकते हो। अगर इसका मात्रा निकालोगे तो सिंपल से क्या होगा, देखिए इसका मात्रा अगर निकालोगे तो सिंपल से हम मात्रा निकालते हैं, मात्रा। तो आप बताओ मात्रा निकालना है तो क्या होगा, देखो यहाँ से आपका 1/रो है और रो, अच्छा रो की मात्रा आपको पता ही नहीं, रो की मात्रा पता ही नहीं, देखो यहाँ पर रो है, रो की मात्रा निकालना तो यहाँ सब निकाल सकते हो। देखिए क्या जो रो है, अगर रो का मात्रा निकालना सिंपल है, देखो यहाँ से आपने यही निकाल, देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे सी। सी क्या आपका चालक का, और चालक का मात्रा आपने दिखा था क्या था, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इनटू आपका ये एल, एल का मात्रा होगा मीटर, एल का मात्रा क्या होगा मीटर। तो ध्यान देखो यहाँ पर ए का मात्रा क्या होगा मीटर स्क्वायर बटे, आपने सी का देखा था ओम इनवर्स होता है, और साथ ही अगर लंबाई देखो तो मीटर होता है। तो यहाँ से अगर आप मीटर से मीटर काट दोगे, देखो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो आपका यहाँ आएगा क्या, यहाँ आपका आएगा मीटर अपॉन ओम इनवर्स। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर ओम, नीचे देखिए माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसी का मीटर ओम, या इसको आप नॉर्मली लिख सकते हो, इसका जो मात्रक होगा ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो इस बात को याद ध्यान दीजिए कि इसका मात्रक क्या है ओम मीटर। अब यहाँ से देखो, अगर देखो यहाँ से, तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं कप्पा, अब कप्पा का मात्रक हम निकालोगे, देखो इसका 1/रो को उल्टा था, यानी आप क्या कर दोगे 1/ओम मीटर, ये मात्रक किसका हो जाएगा कप्पा। तो अगर कप्पा का मात्रक निकालोगे, देखो ओम मीटर है, तो ओम मीटर को ऊपर कर दो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आप इसका रखो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि इनका मात्रक क्या होता है और सूत्र क्या होता है, दोनों चीजों को जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्या सेल नेता, क्या देखेंगे सेल नेता। तो जो सेल नेता है तो सिंपल है, देखिए आप देखिए हमको सेल नेतांक देखना है, देखिए सेल नेतांक को, जो सेल नेतांक होता है सेल नियतांक, इसको परिचित करते हैं सी से, किससे परिचित करते हैं सी। अच्छा सी से नहीं सी स्टार से परिचित करते हैं, ये सी स्टार किससे परिचित करते हैं सी स्टार से। अब इसको देखिए होता क्या है, तो आपने अभी यहाँ पर एक संबंध देखा सिंपल सा, देखिए क्या देखा है आपने नीचे, आपने देखा है कप्पा इजकल टू CL/A, क्या है कप्पा इजकल टू CL/A, ये सिंपल सा है संबंध। अब इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए एक्चुअली जो आपका सेल नेतांक होता है वो क्या होता है, तो आपका जो सेल नेतांक होता है इसको आप याद रखेंगे कि जो आपका देखिए L/A, इसी को बोलते हैं सेल नेतांक, क्या बोलते हैं सेल नेतांक। अगर यहाँ से आप CL/A को निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप L/A निकालोगे तो आपका आएगा क्या, सी को जब परेशान कर दोगे क्या हो जाएगा कप्पा/C। तो यही आपका है सेल नेतांक। और अब 1/C को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1/C को लिख सकते हो आप R, क्यों अभी आपको पीछे बता देते, कोई बात देख लो, देखिए सी बराबर क्या था 1/R था, तो अगर आपको R मान निकालना तो इसको सी बराबर क्या 1/R। अब अगर ऑर्डर देखो तो देखो आपको क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 1/C को आप लिख सकते हो कप्पा इंटू R, ये आपका हो गया क्या सेल नेतांक। तो जो सेल नेतांक होता है उसे परिचित करते हैं किससे सी स्टार से। तो आप उसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, देखो आपका जो सी स्टार होता है ये बराबर होता है L/A के, और इसके बराबर क्या आएगा आपका, या तो आप कप्पा बटे सी लिखो या फिर क्या लिखो K इंटू R। ये आपका सिंपल सा संबंध है सेल नेता, तो इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा सेल नेता का मात्रक बता सकते हो, इसका मात्रक क्या होगा, इसका आपका जो मात्रक होगा, देखो सेल नेता क्या है L/A, L का मात्रक क्या है मीटर अपान ए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दोगे मीटर स्क्वायर। अब यह ध्यान से बताओ, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर कट जाएगा तो आपका आएगा क्या 1/मीटर, या लिख सकते हो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, समझ आएगा। तो ये आपका सेल नेतांक का मात्रक होता है और कुछ सूत्र होता है। तो जितना आपको हम बताएं, ये देखिए पिछले जो 3 स्लाइड पर है आपको कौन कौन, देखिए यहाँ पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, इतना फार्मूला आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये आपका इन्हीं फार्मूले पर सवाल आता है डायरेक्ट, तो इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, और 3 नंबर का सवाल होता है, इससे कम सवाल होता है नहीं। तो ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और सिर्फ इन्हीं सूत्रों से पूछे जाते हैं। आगे आपको 2 सूत्र और हम बताएंगे, बस वही है
इसके अलावा कोई भी फार्मूला ज्यादा इसमें नहीं आता है, जितना आपको बताया गया वही इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखो। देखो अब आते हैं हम बढ़ते आगे, जिसका नाम है तुल्यांकी चालकता। तो अगर हम बात करें किसकी तुल्यांकी चालकता की, तो देखो होगा कैसे। आपका अगर तुल्यांकी चालकता की बात करें क्या होता है, तो ध्यान से देखो, किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, देखिए ये आपसे कारण पूछा सकता है। ये क्या पूछा सकता है, कारण में कि आखिर किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता होती किस पर निर्भर करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए चालकता किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या बताओगे, देखिए जो उसकी सांद्रता यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्या करती है, सांद्रता, यानी किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। तो जो आपका तुल्यांकी चालकता क्या होता है, देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इन्हीं दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला हो, तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। यानी अगर देखिए कोई भी यहाँ पर विद्युत अपघट्य, यहाँ पर क्या है, कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो अगर कोई विद्युत अपघट्य है और यहाँ पर इसमें जो कुछ 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, क्या लगाया गया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया। देखिए एक इलेक्ट्रोड ये होगा आपका, दूसरा इलेक्ट्रोड ये होगा। अब कह रहा है यदि इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस विलयन में घुले हुए, इस विलयन में घुले हुए जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी हो, 1 ग्राम तुल्यांक, एक क्या हो, 1 ग्राम तुल्यांक हो, तो इसके द्वारा जो चालकता दी जाती है उसी बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या बोलते हैं, इसके द्वारा जो दी जाती है चालकता उसे बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। तो सिंपल सा है, अगर आपके पास एक विद्युत अपघट्य है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और दोनों इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा जो चालकता प्राप्त होता है उसे बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। और याद रखिए तुल्यांकी चालकता इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद रखेंगे किसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं लेम्डा EQ से। समझ आ गया, तो ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। चलिए अब अगर इसका थोड़ा सा आगे देखिए, ठीक है, तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध, तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध क्या होगा, तो इसको अगर देखना है, देखो एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, तुल्यांकी चालकता का ही पढ़ना सूत्र। इसमें होता क्या, देखो किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान उसकी विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व मतलब कप्पा, तथा 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो आपका लेम्डा EQ है, तुल्यांकी चालकता कप्पा इंटू उसके क्या घन आयतन के गुणनफल के बराबर। तो देखो अर्थात जो आपका तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता लेम्डा EQ ये बराबर होता है किसके, विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक वाले मोलर विलयन घन आयतन, यानी भी क्या है यहाँ पर आयतन, भी क्या है आयतन। तो ये आप यहाँ से ये सूत्र होता है आपका किसका, तुल्यांकी चालकता का। अब देखिए इस प्रकार आपको क्वेश्चन कभी कोई आयतन नहीं देता तो आपको एक चीज और पता है, देखिए जो सांद्रता, सांद्रता में क्या होता है, सांद्रता में होता है क्या आपका सिंपल से यहाँ पर होता है आपका तुल्यांकों की संख्या 1000 बटे क्या होता है आपका आयतन। तो यहाँ से अगर आप आयतन मान निकालोगे, देखो आयतन भी यहाँ पर सी क्या है सांद्रता, ठीक है, सांद्रता को आप सी से दर्शाते हो, ये आपका मोलरता के रूप में होता है, कभी कभी नॉर्मलता के रूप में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1000 बट्टा भी। तो यहाँ से अगर आप आयतन भी का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, भी का मान, तो भी क्या हो जाएगा 1000 बटे सी या यम या एन, मतलब इन तीनों में से कुछ भी होगा। अब ऐसा नहीं कि तीनों लिखना है, ऐसा नहीं, सिर्फ तीनों में से एक को आपको लिखना है। इन तीनों में से आपको कितना लिखना है, एक। अब उनमें तीनों से कौन कर लिखना है आप लिखोगे, तो आपका देखो जो लेम्डा EQ मान आता है, लेम्डा EQ ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कप्पा इंटू 1000 बटे सी। सी क्या है सांद्रता। देखो यहाँ पर आपको हम जो लिखे हैं ये, यहाँ पर n भी होता है लेकिन n को एकांक माना जाए। ये n क्या होता है एक्चुअली, देखिए ये सूत्र जो होता है इसको थोड़ा सा फिर लिख लीजिए। देखिए यहाँ से होता है n इंटू 1000 अपान v, लेकिन अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक है, कितना है 1 ग्राम तुल्यांक।
इसलिए यहाँ पर n का मान कितना रख दिया गया, 1 रख दोगे तो आपका 1 गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा भी, तो आपका नॉर्मली कितना आ जाएगा 1000 बटे, तो 1 रख के यानी एकांक लिया गया। इसका एक का मतलब क्या है, एकांक। एकांक आयतन उपस्थित जो मूलक संख्या होती है अगर एकांक है तो उसकी सांद्रता होती है उस सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र बनता है तुल्यांकी चालकता का, जो बहुत महत्वपूर्ण, आपको इसको ध्यान में रखना ही रखना है, यानी इसको भूलना नहीं। तो ये आपके दोनों सूत्र जो बने हैं, यहाँ पर एक सूत्र बना है, इसको आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से अगर इसका मात्रक की बात की जाए, थोड़ा इसके बाद कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो आप बताओ इसका मात्रक क्या होगा। देखो मात्रक अभी आपने किसका कप्पा का मात्रक क्या निकाला था, कप्पा का मात्रक निकाला था क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ये बताओ आप 1000 का सी, यहाँ पर आपका क्या है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये सांद्रता है, और सांद्रता क्या बटे में, यानी इसके बटे में सांद्रता, और सांद्रता क्या होता है मोल प्रति लीटर, या मोल प्रति लीटर को अगर आयतन में लिखोगे तो मोल प्रति मीटर क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आयतन होता है वो आपका मीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ से अगर मीटर क्यूब देखो तो मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो आपका होगा क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स फिर मीटर क्यूब अपान यहाँ इंटू रहेगा मोल। तो अब अगर देखो यहाँ पे 1 मीटर घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा आपका, जो आपका मात्रक आएगा वो आएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। देखिए बटन था ऊपर चला क्या हो जाएगा इनवर्स। तो ये आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, देखिए तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता में मोल नहीं होता है, यहाँ पर तुल्यांक होते हैं। क्या होते हैं, तुल्यांक। करना कुछ नहीं, आपको जैसे था सब वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, जहाँ पर लिखे थे इसको तुल्य लिखते हैं तुल्यांक। क्या लिखते हैं, तुल्यांक। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा तुल्यांक, और यहाँ पर बटे हो जाएगा क्या, तुल्यांक। समझ आ गया, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आगे हमारा क्या है, मोलर चालकता। अब आगे क्या है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होता है, किसे कहते हैं, तो मोलर चालकता क्या होता है, एकदम सिंपल है। देखिए 1 सेंटीमीटर, ये भी वही कह रहा है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रतिशत के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयनों में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य खुला हो तो इसके द्वारा उत्पन्न जो चालकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। उत्पन्न जो होती है उसे बोलते हैं मोलर चालकता कहलाती है। और इसे देखिए ये आपका है लेमडा एम, क्या लेमडा एम या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किसे प्रदर्शित किया जाता है, या लेमडा एम से प्रदर्शित किया दिया म्यू। तो अब इसके बाद आपका आता है मोलर चालकता विशिष्ट चालकता में समझ। तो देखो वहां पर भी आपको यही बोल रहा है कि आपके पास एक विद्युत अपघट्य है, इसमें क्या है कुछ बिलियन है, और इन बिलियन की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको होगा क्या, ये आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आपका है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें 1 मोल क्या विद्युत अपघट्य खुला, कितना 1 मोल विद्युत अपघट्य खुला हो, तब यहाँ पर इसकी जो चालकता होगी, इसके देखिए चालकता होती है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता पर कहते हैं लेमडा या फिर किसे कहते हैं न्यूज। ये आपका सिंपल सा होता है मोलर चालकता। अब अगर इसकी बात करें कि मोलर चालकता का विशिष्ट चालकता संबंध, तो आपका सिंपल से देखिए जैसे इस प्रकार, जैसे आपने यहाँ पर देखा किसको, तुल्यांकी चालकता को सेम वही यहाँ पर होता है, जो आपका मोलर चालकता होता है लेमडा एम, ये बराबर है किसका, कप्पा इंटू 1000 अपान सी, ये इसके बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान। अब यहाँ से अगर इसकी आप क्या निकालेंगे, मात्रा निकालना चाहेंगे, तो इसका मात्रा देखिए क्या होगा, इसका मात्रा आपका सिंपल सा होगा क्या, आप क्या करो वही जो निकालो वही निकाल दो। यहाँ पर कप्पा का मात्रा क्या होगा, देखो कप्पा का मात्रा होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अपान सी, सांता सांता क्या होगा आपका, सांता आपका होगा मोल प्रति, यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा मोल प्रति मीटर क्यूब, मोल प्रति मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे इसको आप निकालेंगे तो मीटर के ऊपर बढ़ चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा, आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनटू मीटर क्यूब अपान मोल। तो देखिए 1 मीटर से घट जाएगा तो आपका नॉर्मली आएगा क्या, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये सिंपल सा आपका मात्रक होगा, किसका मात्रक होगा, मोलर चालकता का। ये आपका मात्रक है,
इस मात्रा को भी याद रखिए और जो भी दिक्कत आ रही है इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, बस आपको ऊपर और नीचे देख कर करना क्या है कि घात को मिलाना। जैसे यहाँ पर आपका मीटर क्यों था, ऊपर गया पलट कर दो फिर क्या होगा, मीटर क्यों में से घात कर गया तो मीटर स्क्वायर आ गया, बाकी से था मोल बटे में था ये भी। ठीक है, ये आपका क्या है समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखिए क्या, अब आपका है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका हर साल लगभग पूछा जाता है 2 से 3 नंबर में कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम जो आपका होता है इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कोलराउस का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। समझ आया। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान समझिए कि कोलराउस का नियम में होता है, सबसे पहला क्या है, अगर इसमें वियोजन पूर्ण हो जाए तो जो उसकी चालकता दी जाती है उसमें उपस्थित अपना जो आयन होते हैं निश्चित आयनों का योगदान से होता है, यानी इसकी आपको तुल्यांकी चालकता होगा लेम्डा ई क्यू, वो बराबर होगा किसके, देखिए जितने आयन है सभी, यानी यहाँ होगा आपका n लेम्डा पॉजिटिव प्लस n लेम्डा, क्योंकि आपको पता है विलयन में दो ही आयन होते हैं, धनावेशित होता है ऋणावेशित, तो धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयनों के जो चालकता दी होगी उनकी चालकता के योग के बराबर। ये आपका हो गया क्या, तुल्यांकी चालकता। अगर इसे दूसरे शब्दों में आप देखेंगे, दूसरे शब्दों में क्या होगा देखिए, किसी विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता, ये दोनों जगह अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। यहाँ पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, लेम्डा यम बराबर हो जाएगा किसके, लेम्डा यम पॉजिटिव प्लस लेम्डा यम नेगेटिव। यानी यहाँ पर आप चाहे मोलर चालकता के रूप में व्यक्त करो या तुल्यांकी चालकता के रूप में, कहने का तात्पर्य है कि जब अनंत तनुता पर वियोजन पूर्ण होता है तो उसमें जितने भी आयन होते हैं सभी आयनों के द्वारा दिया गया जो चालकता होता है उसका योग ही उसे क्या कहलाता है, चालकता। समझ आया। ये सिंपल सा कोलराउस का नियम होता है, किसके लिए तैयार की गई, विलयन जब किस पर हो, विलयन अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, कब, अनंत तनुता। समझ आ गया। ये आपका कोलराउस का नियम है, आप इसको इस रूप में मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता दोनों रूप में समझा सकते हैं। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं दुर्बल विद्युत, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जो यहाँ पर लिखा है ये आपका कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये क्या आपका, ये आपका है, ये आपका है कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। ये क्या है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। उन्होंने कुछ अनुप्रयोग, उनके नियम का कुछ अनुप्रयोग होते हैं, उसका क्या मतलब होता है उसको देखिए। तो सबसे पहले कहा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उनके अनंत तथा मोलर चालकता का निर्धारण। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनकी मोलर चालकता जो निकालना होता है, आप अनंत तथा निकाल सकते हो, उसको आप प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से भी निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका कई बार, ये जो आपका हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये कई बार आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी ये आपका 2022 में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है, 2022 और 2020 दोनों में पूछा गया है। ये आपका कौन सा दुर्बल अपघट्य, यानी कहा है उसमें सिंपल कहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा, किसका, प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, देखिए आपका CH3COH यानी H कम हो गया, यहाँ NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि के जो आपका होता है वो मोलर चालकता √C यानी कि RH द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके आयरन की दर बहुत कम होती है। इनकी मोलर चालकता का मान इनके समान आयन रखने वाले प्रबल विद्युत अपघट्यों, इसके द्वारा प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसे निम्न उदाहरण समझा जा सकता है। जैसे में अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको CH3COOH यानी आपका क्या है St कम है जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर आपको क्या निकालना हो, मोलर चालकता निकालनी हो, तो इसकी मोलर चालकता आप कैसे निकाल,
तो इसको निकालने के लिए देखिए करा, इसको हम प्रबल विद्युत अपघट्ट द्वारा निकाल सकते हैं। तो अब प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन कौन चाहिए, जैसे आपके पास क्या क्या दिया हो, देखो अगर आपके पास CH3 COON है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, NaCl और HCl, ये तीनों विद्युत अपघट्ट उपस्थित हो तो आप इसकी सहायता से इसकी मोलर चालकता को निकाल सकते हैं। ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट, इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से आप इस एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो ध्यान सुनो, देखो एक्चुअल में आपका ये वियोजित होंगे तो आपका यहाँ पर अगर इनका वियोजन होगा तो ये होंगे क्या, देखिए CH3 COON, ये वियोजन करेगा तो क्या बनाएगा आपका CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। फिर इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ पर क्या है NaCl, क्या है Na, यहाँ पर आपका क्या है NaCl। अगर यहाँ से आप देखिए NaCl की बात करेंगे तो NaCl अगर टूटेगा क्या है, ये आपका बनाएगा सिंपल सा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और अगर ये Cl को आप वियोजन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका बनाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl, ये बनाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप इनकी विद्युत मोलर चालकता निकाल सकते हो, यानी इन सभी की मोलर चालकता हम देखिए जो है लेमडा एम को प्रदर्शित करेंगे। तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए आपको निकालना किसकी है, CH3 COOH। अच्छा तो इसका आयनन होगा तो बनाया क्या, COO नेगेटिव, आपका ये अगर आयनन करेगा तो बनाएगा क्या CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही बनाएगा ना। अब इसकी मोलर चालकता निकालना, तो देखो आप क्या कर सकते हो, अगर इसके मोलर चालकता निकालना, सभी को मोलर चालकता के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। देखो अगर आपको कहा जाए लेमडा CH3 COOH को देखना, तो लेमडा CH3 क्या होगा आपका, यहाँ से आपका होगा देखो लेमडा CH3 CO नेगेटिव प्लस लेमडा H पॉजिटिव, यही बराबर होगा, समझ आ रहा है, ये मोलर चालकता। अगर यही आपको निकालना है तो देखो यहाँ पीछे से अगर आप देखोगे तो इन सभी की मोलर चालकता निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका होगा क्या, देखो आपका पहले के लिए अगर देखा जाए, किसके लिए, लेमडा CH3 COON, अगर लेमडा CH3 COON करोगे तो ये आपका क्या आएगा, देखो ये आपका आएगा लेमडा CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा Na पॉजिटिव, ये इससे चालकता होगी। इसी प्रकार आप निकालोगे इसका लेमडा NaCl का, तो ये आपका क्या बराबर होगा, देखिए लेमडा Na पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, इसके बराबर होगा। और इसी प्रकार लास्ट आपका है क्या लेमडा HCl, अगर इसके बराबर हम निकालोगे क्या हो जाएगा लेमडा, देखिए ये आपका है बराबर, ये बराबर हो जाओ लेमडा H पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl। अब देखिए अगर आपको हमको प्राप्त करना है ये प्राप्त करना है इन तीनों से, तो आप बताओ इन तीनों को आप क्या करोगे कि आपको कोरोला प्राप्त, तो इसमें ध्यान देखो, अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो एक चीज कॉमन है यहाँ पर, देखिए क्या आपको निकालना क्या है CH3O और H, ये निकालना है। तो अगर इन तीनों आप जोड़ घटा दो तो आपका निकल जाएगा। देखो क्या अगर आप इसको और इसको जोड़ दो और इसको घटा तब क्या होगा आपका, ये आपका जो बचेगा ये, यानी देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो लेमडा CH3 COOH निकाल सकते हो। कैसे आप निकाल सकते हो इसको लेमडा CH3 COONA प्लस लेमडा HCl माइनस लेमडा NaCl। अगर आप ये कर दोगे तो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता निकल जाएगा। कैसे, देखो इन सभी का अगर आप मान रखो क्या यहाँ पर आएगा क्या लेमडा CH3 COO पॉजिटिव को निकालना है। देखो यहाँ पर इसके स्थान आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो नहीं, तो आपका एक आ जाएगा लेमडा CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा Na पॉजिटिव, ये इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार आप HCl का निकालोगे क्या होगा, देखो लेमडा H पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, ये दोनों को हो गया। अब देखो यहाँ से आपको घटाना है लेमडा NaCl को, लेमडा NaCl यहाँ पर है, इसको घटाओगे क्या हो जाएगा यहाँ माइनस लेमडा Na पॉजिटिव माइनस लेमडा Cl नेगेटिव, जितना आपका माना है। तो इसको ध्यान देखो, अब इसमें देखो क्या क्या घट रहा है क्या क्या बच रहा है, तो क्या क्या घट रहा है क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपका ध्यान देखो यहाँ पर आपका क्या है
देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस, यानी इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखिए Cl पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या आपका, यहाँ से आपका बचा लेमडा बराबर, देखिए यहाँ सबका लेमडा CH3 COOH बराबर क्या बचा, लेमडा CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा H पॉजिटिव। तो आप बताओ यहाँ से आपका प्रबल विद्युत अपघट्य से दुर्बल विद्युत अपघट्य प्राप्त हुआ या नहीं। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य से आपने देखा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मात्रा प्राप्त हो गई। तो ये कोलरास के नियम का अनुप्रयोग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर में, और इसका 2024 में पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2023 में नहीं पूछा गया। तो 2024 में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए आपका यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ से और फिर क्या कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखना क्या है, वियोजन की मात्रा का गणना करो। देखिए ये आपका है दूसरा अनुप्रयोग, ये कौन सा था, ये आपका पहला अनुप्रयोग था, और ये आपका कौन सा है, ये आपका है दूसरा अनुप्रयोग, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, देखिए कह रहा है वियोजन की मात्रा का गणना करो। यानी अगर किसी भी तन्यता पर तुल्यांकी चालकता था अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात चालकता अनुपात विलय के वियोजन की मात्रा अल्फा या कोटि कहलाता है। यानी अगर आपको किसी भी रिएक्शन क्या करना है, उसका अल्फा वियोजन स्थिरांक याद करना है, या वियोजन की मात्रा, तो उसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा जो होता है अल्फा। अब अल्फा आपका क्या होता है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर देखिए कहा है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात। यानी ये आपका सिंपल होता है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता बटे अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, अनंत तन्यता तुल्यांकी चालकता। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपका यहाँ पर इसको ले सकते हो अल्फा बराबर लेमडा इक्वलेंट अपान लेमडा, देखिए ये आपका लेमडा अनंत इक्वलेंट, यानी एक होता है अनंत पर वाले से अगर आप नॉर्मल भाग दे दोगे तो क्या नहीं होता, तुल्यांकी चालकता। तो इस बात को भी यार ध्यान दो, ये भी आपका महत्वपूर्ण है अनुप्रयोग में, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके नियम से, कोलरास के नियम, समझ आएगा। ये दो आपके जो अनुप्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए आपका यह फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अब हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम देखेंगे। तो ये फैराडे ने क्या किया, विद्युत अपघटन के नियम के बारे में कुछ उन्होंने क्या कुछ बातें बताई, कि तो इन्होंने क्या बताया, माइकल फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया और प्राप्त परिणामों को दो नियमों के रूप में व्यक्त किया। यानी इन्होंने पहले उसका अध्ययन किया, फिर दो नियम द्वारा उसको बताया। तो इनका फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का नियम देख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, इनके प्रथम नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है विद्युत अपघटन प्रवाहित आवेशों के समानुपाती। यानी जब किसी विद्युत अपघटन होता है तो इसमें जो आपका पदार्थ होते हैं या तो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होते हैं या फिर उस इलेक्ट्रोड से आप जाते हैं, तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है, कितना इलेक्ट्रोड पर आया या इलेक्ट्रोड से कितना गया विलयन में, इसकी मात्रा का निर्धारण उन्होंने किसके द्वारा किया, आवेश द्वारा। यानी इन्होंने कहा जो पदार्थ की मात्रा होती है W, वो अनुपाती होती है उससे प्रवाहित आवेश। यानी आप जितना आवेश प्रवाहित करो उतना उसके पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अलग होगी। तो इसको अगर Q बराबर जानते हो होता है IT, तो आप देखो Q अनुपाती लिखते रहे I, यानी इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो उसको क्या लिख सकते हैं, W अनुपाती होता है Q, क्या W अनुपाती होता है I, ठीक। अब इस अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक गुणा करते हैं, तो W बराबर हो जाता है ZIT। तो क्या हो जाता है, ZIT। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है जिसे फैराडे ने बताया था, जिसे बुलाया था फैराडे का प्रथम नियम। तो इसको आपको पता होना चाहिए, W क्या होता है, ZIT। जहां पर आपका जो Z है, जहां पर Z आपका ये Z क्या है, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ ये स्थिर विद्युत नियतांक, नियतांक क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है। इसका मान क्या होता है, आप याद रखो, जो E होता है, जो Z होता है, वो Z किसके बराबर होता है, Z आपका बराबर होता है E अपान
देखिए जेड आपका बराबर होता है ई अपान 96,500 कूलम। एक्चुअली आपका ये क्या है ई अपान एफ, एफ क्या है फैराडे नियतांक है जो आवेश का एक मात्रक होता है, आवेश से बहुत बड़ा होता है, इसका मात्रक क्या होता है 96,500 कूलम। तो ये आपका जेड होता है, इसका जेड का मान होता है ई अपान एफ, जहाँ पर ई क्या है ये आपका तुल्यांकी भार, ई क्या है तुल्यांकी भार, तो ये आपका सिंपल सा तुल्यांकी भार होता है। और जेड आपका क्या है जो यहाँ पर एफ, एफ का है फैराडे नियतांक, जिसे बोलते हैं कि आवेश की मात्रा, यह क्या है आवेश का मान होता है, आवेश का मान होता है फैराडे, क्या बोलते हैं फैराडे बोलते हैं। तो एक फैराडे का मान कितना होता है 96,500, तो जेड होता है ये 96,500, ये आपका डब्ल्यू बराबर जेड आई टी होता है। ये संबंध महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि किसी भी लेन में अगर कुछ मात्रा में आवेश प्रवाहित किया गया तो उसमें अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा का मान ज्ञात करो, तो उस मान को ज्ञात करने के लिए ये पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे नियम त्वरण के। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या था, तो फैराडे का जो दूसरा नियम था, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या था, इनके अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अवकक्षों पर प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों में मुक्त मात्रा उनके तुल्यांक के दरमियान या विद्युत रासायन तुल्यांक के समान पर, विद्युत रासायन तुल्यांक या फिर आपका किसके तुल्यांक के दरमियान के अनुपाती होती है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं अगर आवेश मात्रा समान, जैसे मान लो आपके पास क्या है ये 2 विलयन, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है ये 2 विलयन है, इन दोनों विलयनों में क्या गया आवेश की जो मात्रा है यानी विद्युत धारा की जो मात्रा है वो समान प्रवाहित की गई, यानी इसमें भी आपका क्यू प्रवाहित किया गया और इसमें भी कितना प्रवाहित किया गया क्यू। तो इसमें आपका जो पदार्थ की मात्रा अवक्षेपित हुई वो कितना हुई, तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा अवक्षेपित हुई वो आपका W1 हुई, इसमें कितना होगी W2, तो इसका जो आपका Z1 होगा तुल्यांक चालक का स्थिरांक और इसका क्या होगा Z2। तो यही बोल रहे हैं कि देखिए इसके अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा W आपका आएगा Z1 I T, या फिर आप लिख सकते हो W1 और W1 बराबर क्या लिखोगे E I E1 I T अपान ये आएगा। इसी प्रकार इसके लिए हम निकालेंगे तो क्या होगा W2 बराबर क्या आएगा, वही सिंपल से लगाना पड़ेगा Z2 I into T अपान या W2 बराबर क्या होगा यहाँ पर E1 E2 अपान F into I T। तो अब इसको अगर आपको करना है तो देखो ये दोनों समीकरण की आपका संख्या पहला बना दो, इसको ये संख्या दूसरा बना दो, तो देखो दोनों विलयन अलग अलग विलयन, दोनों अलग अलग विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो अगर इनका अनुपात निकालो आप क्या करो समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर अगर करोगे क्या होगा देखो W1 अपान W2 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से करोगे तो आपका आई टी देखो क्या है टेबल लिख देते हैं Z1 आई टी अपान Z2 आई टी, ये यहाँ से होगा तो यहाँ देखो आई टी साइड टी कट जाएगा तो आपका क्या आएगा W1 अपान W2 बराबर Z1 अपान Z2, ये बराबर होता है E1 अपान E2। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जिसे फैराडे ने द्वितीय नियम के द्वारा समझाया था कि यदि अगर आप दो अलग अलग विलयन लेते हो और दोनों अलग विलयन में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करते हो तो उसमें अवक्षेपित या मुक्त इलेक्ट्रोडों में मुक्त जो पदार्थ की मात्रा होगी वो दोनों इलेक्ट्रोडों में जो अनुपाती क्या होता है पदार्थ की मात्रा होती अनुपाती होती है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होती है, यही उन्होंने बताया था इस नियम। ये दोनों चीज महत्वपूर्ण, आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब फैराडे के नियम हमने देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोड क्या, तो देखते हैं जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जली विलयन में रखा जाए, उसी धातु के लवण का जली विलयन, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, धातु की प्लेट पर क्या होता है आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो उस धातु की प्लेट पर भी आवेश उत्पन्न होता है और विलयन में भी आवेश उत्पन्न होता है एक दूसरे के विपरीत, तो इसी को बोलते हैं, इस प्रकार की जो धातु प्लेट होती है या क्षण इसी कहते हैं क्या इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड आपके होते हैं जो उत्पन्न होने वाले आवेशों के आधार पर इलेक्ट्रोडों को दो प्रकार में बांटा गया जिन्हें एनोड व कैथोड कहा जाता है। यानी ध्यान समझो आप इस चीज को जो आपने यहाँ पर लिखा कि क्या कह रहा है,
देखिए कह रहा है यहाँ पर आपका क्या है, एक सिंपल सा पात्र में हम क्या करें, एक धातु का क्या कर ले रहे हैं, लवण ले रहे हैं, धातु का क्या ले रहे हैं, लवण। अब इस लवण, धातु की लवण में लिया एक बार, एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या, यहाँ से आप क्या किया, एक धातु का लवण ले लिया हो, अब इसमें एक इलेक्ट्रोड, एक धातु की प्लेट डाल दी, इसमें भी आपका एक क्या है, धातु की प्लेट डाल। अब सपोज करो कि इसमें आपने क्या किया था, ये आपका जो विलयन था वो था जिंक सल्फेट, विलयन क्या था, जिंक सल्फेट, और आपने इसमें जिंक धातु की क्या की प्लेट डाल दिया। तो होता क्या है, यहाँ पर जो विलयन होता है, विलयन के सापेक्ष धातु की प्लेट धनावेशी हो जाती है और ये कैसा हो जाता है, ऋणावेशी। तो ये आपका धनावेशी होता है, क्या होता है, ऋणावेशी। तो इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, और अगर धनावेशी होता है तो इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। अगर विलयन के सापेक्ष वो धनावेशित हो गया क्या कहलाता है, एनोड। उसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर हम एक विलयन इसका है कापर सल्फेट, इसमें क्या है, कापर सल्फेट, और इसमें कापर सल्फेट है, और जो धातु लिए है वो भी क्या है, आपका जो धातु है वो भी आपका है कापर की, किसकी, कापर की। देखो यहाँ पर आपका क्या है, कापर, और ये धातु किसकी है, कापर। तो इसमें क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ये आपका हो जाता है क्या, ये आपका हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड माइनस जाता है, जबकि विलयन क्या हो जाता है, प्लस। इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो विलयन होता है वो क्या होता है, धनावेशी जाता है, जबकि आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है, माइनस होता है, यानी ऋणावेशी। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशी होता है उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये आपका इलेक्ट्रोड की परिभाषा थी और इलेक्ट्रोड का सिद्धांत कि किस प्रकार इलेक्ट्रोड बनता है। तो अगर धातु की प्लेट को आप उसी धातु के लवण में डाल देते हो, तो अगर धातु की प्लेट धनावेशी हो जाती है विलयन के सापेक्ष तो आपका एनोड बनता है, और वही अगर ऋणावेशी जाती है तो विलयन के सापेक्ष तो आपका कैथोड बनता है। दो इलेक्ट्रोड बनते हैं उनमें आवेश के आधार। समझ आ गया, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है आपको, ये देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा यानी विद्युत सेल में क्या होता है, आपको बता रहा हूं उसमें क्या होता है, क्या विद्युत धारा रखी होती है, नहीं, उसमें रासायनिक पदार्थ रखे होते हैं। इन्हीं रासायनिक पदार्थों में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से क्या होता है, विद्युत करंट प्राप्त होता है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा प्राप्त होना का यहाँ पर क्या है, जो आपका जो सेल होता है इसको बोलते हैं क्या, विद्युत रासायनिक सेल जो होता है एक प्रकार की युक्ति होती है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को बदल देती है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। तो याद रखिए कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। फिर आपका बात करें यहाँ पर देखिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो याद रखिए आपका गैल्वेनिक सेल क्या है, एक प्रकार की सेल है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। समझ आ गया, चलिए अब बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन कॉपर सल्फेट तथा जिंक सल्फेट प्रयोग किए जाते हैं। दोनों विलयनों का संपर्क एक यू के आकार की नली के द्वारा किया जाता है जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसकी सहायता से दो अर्ध सेलों को जोड़कर पूर्ण सेल बना लिया जाता है। अब ये क्या होता है इसको आप समझो। देखो अभी आपको इसलिए पीछे इसी का उदाहरण दिया ताकि आपको दोनों चीजों को लिंक कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। देखो यहाँ पर कह रहा है दो अलग अलग अर्ध सेल मतलब यहाँ पर देखिए एक जार है, इस जार में हम क्या लेंगे, एक विलयन लेंगे, और एक यहाँ पर दूसरा जार है, इस जार में हम दूसरा विलयन। यहाँ पर एक दूसरा क्या ले रहे हैं, जार ले, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ विलयन डाल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाल दे रहे हैं ये, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है। अब इसको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या करें, इसको कुछ विलयन डाल देते हैं इसमें, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ क्या है, विलयन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन है ये आपका है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट।
और यहाँ पर जो विलेन है यह आपका है जिंक सल्फेट, और ये आपकी है जिंक धातु, और ये क्या है कॉपर धातु। ठीक है, अब आप बताओ, अभी आपको बताए थे कि जिंक धातु अगर जिंक सल्फेट विलेन में डालते हो तो ये कैसे होता है, ये कैसा होता है धनात्मक, यानी हो जाता है प्लस, और ये कैसा हो जाता है माइनस। अब इन दोनों को देखिए हम क्या करें, एक आगे जोड़ दे रहे हैं इस प्रकार से, तो थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं जोड़ दिए। अब देखिए इस प्रकार जोड़ देंगे तो इसमें आपका एक धनात्मक एक ऋणात्मक के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। लेकिन अभी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये परिपथ अधूरा है। देखिए यहाँ से यहीं तक, जब परिपथ बंद होता है तब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर हमको बीच में देखिए एक यू आकार की नली को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, एक यू आकार की नली को जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यू आकार की नली लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, यू आकार की नली। देखिए ये दोनों विलयनों को अब जोड़, यानी अब परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया। तो यार कि इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपका एक जैली पदार्थ होता है। क्या होता है, जैलीय पदार्थ, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एगार 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 एगार। एक जैली पदार्थ है, जैली से इसमें तो आपका जैसे आइसक्रीम नहीं होता है, मधु मतलब शहद, उससे भी ज्यादा गाढ़ा होता है, जैली पदार्थ से होते हैं एगार एगार। और साथ ही इसमें मिला दिया जाता है NaCl या KCl। ये आयन होते हैं जो एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का स्थानांतर करते हैं। किसका स्थानांतर करते हैं, आयनों, यानी एक विलयन से दूसरे विलयन में स्थानांतर किसका होता है, आयनों का, ताकि ये परिपथ बंद है। और ये जो एगार एगार डालता है, इससे जाता है कि मतलब इसमें से विलयन इधर या इधर से विलयन इधर ना पर सिर्फ आयनों का स्थानांतरण हो, इसलिए इस प्रकार का माध्यम बनाया जाता है। समझ वैसे कि एगार एगार एक प्रकार का माध्यम बनाता है इसमें से आयन प्रवाहित हो सकते। ठीक, अब देखिए होता क्या, एक्चुअल में यहाँ पर जो जिंक धातु, तो जिंक धातु को जब जिंक सल्फेट विलयन रहता है तो यहाँ से जिंक इस मतलब जिंक की प्लेट है, यहाँ पर जिंक के परमाणु जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं इसमें, किसमें विलयन, यानी Zn पॉजिटिव ग्रुप में चले जाते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ इलेक्ट्रोड पर छोड़ देते हैं। तो यानी यहाँ पर जिंक क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिंक क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखो इसको आप यहाँ समझो, अगर हम बात करें किसकी, एनोड, एनोड। देखिए एनोड की बात करें, हम आपको बता चुके हैं, पीछे ही बता चुके हैं कि आपका जो जिंक होता है एनोड क्या करता है, धनात्मक क्या करता है, कैथोड का। तो अगर हम बात करें एनोड, एनोड क्या नहीं, आपका क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर देखिए आपका जो होता है जिंक क्या करता है, यानी Zn, ये आपका Zn डबल पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनाता है। कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है, दो। यानी जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को अपने छोड़कर कहाँ इलेक्ट्रोड पर विलयन में चलाते हैं, धनात्मक रूप में चलाता है। तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब इलेक्ट्रॉन मिले तो देखो, अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिए यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इसमें धारा इधर जाएंगे और यहाँ पर, यानी कि आपके ये इलेक्ट्रॉन की दिशा, किसकी दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है जब इस इलेक्ट्रोड पर आता है, यानी यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर यानी कैथोड पर आपका क्या होता है, तो कैथोड पर देखो, कैथोड पर, अब कैथोड पर देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कॉपर होता है, यानी इस विलयन देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट मतलब Cu डबल पॉजिटिव ग्रुप में होगा। Cu डबल पॉजिटिव होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कहाँ जाता है, बनाता है Cu। क्या बनाता है, Cu बना देता है, यानी आणविक अवस्था से अब कहा जाता है किसमें, परमाणु अवस्था में। आणविक अवस्था से किसमें जाता है, परमाणु अवस्था। यानी यहाँ पर कॉपर विलयन से चला जाता है किस पर, इलेक्ट्रोड। कॉपर विलयन से कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोड पर। और यहाँ से आपका देखो जिंक इसमें जाता रहता है और कॉपर इसमें विलयन से इस पर आता रहता है। इस प्रकार ये आपका जो होता है, ये इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाता है, जबकि ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पतला होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें से लगातार जिंक परमाणु निकलते जा रहे हैं, इसलिए पतला हो जाता है। और इसमें लगातार जिंक कॉपर परमाणु जो होते हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, निक्षेपित जा रहे हैं, इसलिए इस पर मोटा हो जाता है। इस प्रकार परिपथ बंद होता है, और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, और दूसरी बात देखिए कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करती है, यानी विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी, ऐसे। ये आपका क्या है, धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा जैसे आई की दिशा। ठीक है, वो किसकी दिशा है, धारा की, यानी आई की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो याद रखो विद्युत धारा की जो दिशा होती है
वो कॉपर यानी कैथोड से एनोड की ओर होती है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो किस तरह से एनोड से कैथोड की ओर। जो धनात्मक होता है ये आपका होता है एनोड, और जो ऋणात्मक होता है ये आपका कैसा होता है कैथोड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं डेनियल सेल। और डेनियल सेल में आप देख लिए विद्युत धारा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। जब तक ये इलेक्ट्रोड चलेंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब अगर ये इलेक्ट्रोड खत्म हो गए यहाँ से, देखिए यहाँ से जिंक ये खत्म हो गया इसमें से, तो अगर क्या हो इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन त्यागना बंद हो जाएगा, तो यहाँ से आपका धारा निकलना बंद है। इसलिए जानते हो निश्चित समय बाद कोई भी सेल विद्युत धारा देना बंद कर देता है। समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए आ गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलिए अब हम देखते हैं क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या रहा है, अर्ध शेल तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मानों को क्रमबद्ध रूप से घटते या बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आईयूपीएससी द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार मानक इलेक्ट्रॉन विभव को उनके अपचन विभव के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ उसका अपचन विभव होता है, आक्सीकरण विभव होता है, लेकिन आईयूपीएससी द्वारा उसका जो मानक विभव होता है उसे अपचन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी मानक अपचन विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कह रहा है कि अगर किसी पदार्थों को उनके मानक अपचन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी देखिए श्रेणी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो आपका देखिए इसमें सबसे ऊपर आपका होता है क्या, सबसे ऊपर होता है लिथियम। उसके बाद होता है, देखिए यहाँ पर हमको सभी तत्वों का नाम लिखते हैं। ये आपका ये इतने तत्व हैं, देखिए इसके बाद भी और तत्व भी हैं, उनको भी लिखते हैं। चलिए कौन सा, ये देखिए आपका क्या है, ये सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचन विभव के घटते क्रम में रखे गए। इसमें लिथियम का सबसे ज्यादा अपचन विभव होता है, इसका लगभग अपचन विभव होता है 3.04 वोल्ट। कितना होता है, 3.04 वोल्ट, यानी इसका अपचन विभव सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन का अपचन विभव होता है वो होता है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का अपचन विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। और उसके बाद आपका जो है क्या, ये एयू, एयू का मान आपका होता है माइनस, किसमें होता है माइनस में। आपका देखिए -114 लग के लगभग होता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस में अपचन होता है, अंतर क्या होता है प्लस में। देखिए प्लस से 0 हुआ, 0 से क्या हो गया माइनस हो गया। तो इस प्रकार आपका ये अपचन होता है। तो इनको यदि देखिए हम क्या किया, घटते हुए क्रम में लिखे, तो घटते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त हो गई। इसी श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसी श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी 1.14 ओके माइनस। तो इस श्रेणी को अब याद रखिए आप, यही क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें आपका ऊपर है जो तत्व उनका अपचन विभव मान ज्यादा होता है, जबकि नीचे वाले का विभव मान कम। अब अगर इनके हम याद करने का देखें, इनको याद करने का आपके पास एक ट्रिक है। देखिए इसको आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। क्या, देखिए इसको आप लिख सकते हैं लाइक बा सर का ना मंग ल मंगल। देखिए हम मंगल ग को अब जोड़ेंगे मंगल हो जाएगा, मंगल मंजन मन जन कर फेक द, मंजन कर फेक द, फेक द कोनी, कोनी शंकर, कोनी शंकर पार्वती हैं, कोनी शंकर पार्वती हैं। अब फिर यहाँ से आपका जाता है क्यों होगी, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना, क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। तो ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और इसका एक
याद करने का ट्रिक है। इसमें आपको देखिए क्या ट्रिक है कि लाइक व सरकाना मंगल मंचन कर फेंक द कोनी शंकर पार्वती है क्यों होगी सिल्वर की प्लेट सोना। तो इस सूत्र के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं सिंपल ऐसे, और ये आपको एकदम नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको नोट करना जरूरी है और साथ ही याद रखिए इसको। इसमें अब ये आपका क्या है, पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो कि अपचयन विभव के घटते क्रम में लिखा गया है। समझ आ गया? तो इसको आप याद रखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से और इसको याद करिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आप नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसका कुछ अनुप्रयोग होता है। उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग जो है, बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है कि तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में भी जानकारी देता है विद्युत, विद्युत तत्वों की क्रियाशीलता बताता है। तो याद रखिए, जो इस श्रेणी में आपका जो तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, जबकि नीचे वाला तत्व अपने से ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाता है। यानी जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ देखो आपका जो एल्युमिनियम है वो जिंक से ऊपर है, जिंक आपका देखिए यहाँ कॉपर से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब सिंपल सा एक रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपको जिंक क्रिया कराती है किससे, HCl से, या एल्युमिनियम की क्रिया कराती है CuSO4 से। देखिए ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन करते हैं, ये जो जिंक होता है इसको क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने का हाइड्रोजन हटा देता है और बनाता है क्या, ZnCl2 प्लस H2। अगर आपको रिएक्शन करना है तो यहाँ पर रखें। फिर यहाँ पर अगर इसको क्या कराएंगे, देखिए एल्युमिनियम को हटा देगा AlSO4 का फुल थ्राइस, यहाँ पर लगेगा ट्वाइस प्लस, ये बना देगा क्या, कॉपर, और 6 बच जाए। तो ये रिएक्शन क्या बता रहे हैं कि जो तत्व या जिसका अपचयन ऊपर है ज्यादा, वो अपने से कम अपचयन वाले से क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, जिसको उसको विस्थापित कर देता है। यहीं पर अगर हम आपको ये लिख दें कि Cu प्लस HCl, तो देखिए ये कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो Cu है वो हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे। अगर हाइड्रोजन से नीचे है इसका मतलब यह क्या कर सकता है, यहाँ इसको हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं। समझ आएगा? तो विद्युत रासायनिक क्रियाशीलता का जो विद्युत रासायनिक होते हैं बताया जा सकता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल या सेल विभव, विद्युत वाहक बल या सेल विभव, ये क्या होता है, देखिए वह विद्युत वाहक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, विद्युत विभव विद्युत वाहक बल कहलाता है। इन सेल विभव अथवा सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो देखो यहाँ से आप एक चीज आपको हम यहाँ दिखाए थे, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। हाँ यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ, जिंक से जाती है किस पर, कॉपर पर। यानी जिंक आपका क्या था, एनोड था, जबकि कॉपर क्या है, कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। यानी इस इलेक्ट्रोड विभव को अगर आपको निकालना हो, देखिए अब क्या निकाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर एनोड से कहाँ से, एनोड से कैथोड तक, कैथोड तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड विभव। और इससे कई जो इकाई होती है, इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इस बात को याद। चलिए अब इसके क्या देख लेते हैं हम, मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये भी आपका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो इसको ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक पात्र, ठीक है। इस पात्र में देखिए क्या करते हैं, एक विलेन लेते हैं जिसमें 1 मोलर HCl घुला होता है। कितना, 1 मोलर। इसकी सांद्रता यहाँ कितना होती है, 1 मोलर। 1 मोलर सांद्रता का HCl विलेन लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक प्लेटिनियम क्या लेते हैं, प्लेटिनियम। देखो आप इसको यहाँ पर देखो अब प्लेटिनियम की तार के एक सिरे को धार से जोड़ते हैं। यहाँ पर जानते हो एक क्या करते हैं, प्लेटिनियम का प्लेट लेते हैं, ये प्लेटिनियम का प्लेट हो गया, और इसको एक तार से यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इस पूरे को कांच के क्या करते हैं, एक नली द्वारा ढक देते हैं। इसको क्या करते हैं,
एक कांच की नली द्वारा इसको पूरा क्या करते हैं, ढक देते हैं। देखो यानी इसको यहाँ से पूरा इस तरीके से ढक देते हैं, पूरा क्या करते हैं इस तरीके से ढक देते हैं। इसके बाद कांच लगा, अब इसके ऊपर भी एक और नली लगा, यानी ये आपका इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसको खाली थोड़ा सा इसको एक फिर होता है। अब ये क्यों छोड़ दिया गया, तो ये आपका छोड़ा गया, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, क्या डालते हैं हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को अंदर और बाहर किया जाता है दाब को नियंत्रित करने, किसको नियंत्रित करने के, दाब को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो एक तार द्वारा निकाल दिया। इस प्रकार ये पूरा एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, एक मोलर सांता के HCl को एक पात्र में लेते हैं, अब प्लेटिनियम के तार के एक सिरे, तो प्लेटिनियम के धार की छोटी सी प्लेट को उपयोग में लेकर तार को कांच की नली में सील कर देते हैं। यानी देखो इस पूरे तार को क्या किया, कांच की नली में सील कर दिए। HCl के एक मोलर प्लेट होते हैं, कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित या प्रवाहित की जाती है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो दाब होता है वो कितना होता है, 1 ATM दाब पर इसको कम या ज्यादा किया जाता है। इस प्रकार से क्या बनता है आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। ये आपका क्या है, एक अर्ध सेल, ये क्या है, एक अर्ध सेल है, जिसे किसी भी दूसरे अर्ध सेल द्वारा जोड़कर एक पूर्ण सेल बनाया जा सकता है। दूसरा बात इंपोर्टेंट की बात करें तो याद रखिए आप, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव, उसको स्वतः IPSC ने मान लिया कितना, इलेक्ट्रोड विभव को स्वतः शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। यानी इसके इलेक्ट्रोड विभव को स्वतः क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इसको अगर किसी दूसरे सेल के साथ आप जोड़ोगे तो उसका जितना इलेक्ट्रोड विभव होगा वो डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि इसका विभव कितना होता है, शून्य। तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव था, और यार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके ही जाना एग्जाम में, क्योंकि इससे भी सवाल आने का या इसको डायरेक्ट पूछने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण। इलेक्ट्रोड विभव सेल विभव के लिए निर्णय समीकरण, तो यहाँ पर देखिए किसी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव परिवर्तन निर्णय समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो निर्णय समीकरण देखिए होता क्या है, तो निर्णय समीकरण आपका जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिए कि आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए यहाँ से आपका ये होता है ई सेल, ई सेल क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ये बराबर होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब मानक स्थितियों पर उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT/N F log 10। यहाँ पर होता है प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। ये निर्णय समीकरण, ये क्या होता है, निर्णय समीकरण। देखिए यहाँ पर ई सेल क्या है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक निकाल सकते हो, ई सेल, और ई नॉट सेल क्या होता है, मानक स्थितियों पर उस सेल का विद्युत वाहक बल, और ये आप माइनस 2.303 R। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो R जो है आपका, सभी को हम बता देते हैं आपको बारिश से कि यहाँ पर सबका मतलब क्या है। देखिए जो आपका R है ये आपका गैस स्थिरांक, ये क्या है, गैस स्थिरांक, स्थिरांक, और आपका जो T है ये क्या है, तापमान, T क्या है, तापमान। N क्या है, यहाँ पर N आपका है आवेशों की संख्या, आवेशों मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक बार रिएक्शन होने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो F है ये आपका है फैराडे, ये क्या है फैराडे। और यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब होता है, देखिए प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की, देखिए बड़ा कोष्ठक किसको बताता है, सांद्रता को बताता है, उत्पाद की सांद्रता। और उसका यहाँ रिएक्टेंट मतलब हो गया किसकी, आपका अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता। ये दोनों चीजें आपको महत्वपूर्ण है, इसको याद। ठीक है, अब देखिए इसी के लिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जो ई नॉट सेल है इसको बताएंगे और RT/N इसको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये निर्णय समीकरण आपका, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका है निर्णय समीकरण।
अगर इसी को हम मानक स्थितियों में देखें, किसके लिए देखें, मानक स्थितियों के लिए, तो मानक स्थितियों में देखा जाता है एसटीपी। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टी मतलब होगा टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर आप बात करें तो इसमें होगा क्या, देखिए आपका यहाँ पर जो आर का मान होता है वो क्या होता है, आर का मान यहाँ पर आप रखेंगे 0.0821 इंटू अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर आर का मान ये आपका नहीं रखेंगे, देखिए आर का मान 3 होता है, हम आपको तीनों बता देते हैं, ठीक है। एक आर का मान आपका ये होता है, दूसरा आपका आर का मान देखिए होता है, एक आपका होता है आर बराबर ये होता है 821, ये आपका देखिए होता है 802 का होता है, ये होता है जूल पर केल्विन मोल, और यहाँ पर आपका होता है देखिए आपका लीटर एटीएम पर केल्विन मोल, और एक आर का मान और होता है वो होता है 0.2, अच्छा 0.2 नहीं आपका लगभग 2 होता है, क्या होता है लगभग 2 होता है, तो ये होता है कैलोरी पर केल्विन मोल, ये होता है। इनमें से हम देखिए यहाँ पर आर का मान ये रखेंगे जूल वाला, कौन सा रखेंगे, जूल वाला, तो अब आर का मान आपका ये रखोगे, और टेम्परेचर देखिए मान का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 298 केल्विन, और यहाँ पर जो दाब होता है आपका दाब वो तो 1 होता है नॉर्मली, यहाँ पर देखिए हम इसलिए इसको कैलोरी दिया, ठीक है। और उसके बाद आर का मान हो गया और इसका मान, और यहाँ फैराडे का मान आप जानते हो कितना होता है 96,500। इन सभी को मान रखने पर अगर आप निकालो क्या ई बराबर, तो क्या होगा आपका ई, देखिए ई सेल निकालोगे तो ई नॉट सेल माइनस देखिए 2.303 इंटू, तो देखिए एक बार देख लीजिए आप इसको, नहीं तो फिर देखिए क्या है 203 आर टी अपान एन एम, तो क्या हो जाएगा आर, आर का मान आप रखेंगे 821 इंटू, टी का मान रखेंगे 298 अपान एन, एन का मान आपको देखिए रिएक्शन में मिलता है, अब एन के बाद आपको फैराडे का मान रखें क्या होगा 96,500, फिर यहाँ से लाग इसको पी को प्रोडक्ट को देखिए पी लिख देते हैं अपान इसको ले देते हैं क्या आर, बेस्ट है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आएगा 0.059 अपान यन, और यहाँ सबका क्या होगा लॉग 10 प्रोडक्ट का क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ सबका होगा प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ये आपका जो संबंध है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संबंध आया है, इस संबंध को आपको याद रखना है, ये आपका नन्हे समीकरण का संबंध है, इसी सूत्र द्वारा आप किसी भी सेल का विद्युत वाहक का मान निकाल सकते हैं, विभवांतर मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ गई, ये आपका जो है देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका देखिए ये व्यापक रूप है, ये जो है ये भी महत्वपूर्ण है, ये व्यापक रूप है, लेकिन सवाल आपका अधिकतर जो हल होता है वो स्टैंडर्ड पर एसटीपी पर ही होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही होता है, और यहाँ पर आपका ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 पानियन लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ये आपका निर्णय समीकरण। अब यहाँ देखिए ई नॉट सेल जो इसको आप कैसे निकालोगे, तो ई नॉट सेल निकालने का कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको निकालना क्या है ई नॉट सेल का मान, तो देखिए ई नॉट सेल का मान निकालने का आपको 3 स्थितियां, कितनी स्थितियां होती है 3, ठीक है। 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं, अगर आपको देखिए दोनों मतलब एनोड और कैथोड दोनों का क्या दिया हो अपचयन विभव दिया, क्या दिया हो अपचयन विभव दिया हो, अगर दोनों का अपचयन विभव दिया हो तो आपका जो ई सेल आता है ई नॉट सेल ये बराबर होता है किसके ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सी मतलब होता है कैथोड, ए मतलब होता है एनोड, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी दोनों के अगर आपको अपचयन विभव दिया तब कैथोड में से किसको घटाओगे एनोड, किसको घटाओगे कैथोड में से एनोड, और अगर आपको क्या दिया है दोनों
अब दोनों मतलब आपको समझ आ गया कैथोड और दोनों का अगर क्या दिया हो, दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, क्या दिया हो, ऑक्सीकरण विभव दिया हो। तो अगर दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया है तब आप क्या करोगे, जो आपका ई नॉट सेल आएगा ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, क्या आएगा, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। समझ में आ गया। तो ये आपका सिंपल होता है कि अगर आपको एक एनोड दिया है, अगर दोनों का एनोड दिया है तो आप क्या करोगे, अगर देखो दोनों का एनोड यानी अपचन विभव मान दिया, अपचन विभव मान दिया, देखो अगर अपचन विभव मान दिया तो आप कैथोड में से एनोड हटाओगे, वहीं पर अगर आपको ऑक्सीजन विभव मान दिया तो आप एनोड में से कैथोड हटाओ। अब मान लो एक का अपचन है, का ऑक्सीकरण दे दिया, तब क्या करोगे, तो देखो अगर एक का अपचयन अपचयन तथा दूसरे का क्या दे दिया हो, दूसरे का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, कौन सा विभव दिया हो, ऑक्सीकरण विभव दिया हो, दूसरे का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, तब आप क्या करेंगे, तो जो आपका ई नॉट सेल आता है, ई नॉट सेल ये बराबर होता है, देखिए ई कैथोड प्लस ई एनोड, ई कैथोड प्लस ई एनोड। तो सिंपल आप दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, अगर अलग दिया तो दोनों को जोड़ देना है, और सेम दिया है तो अगर अपचन विभव दिया तो कैथोड में से घटाना है और ऑक्सीकरण विभव दिया तो एनोड में से घटाना है। तो इस प्रकार आप ई नॉट का मान निकाल सकते हैं, जो कि आपका निर्णय समीकरण के लिए जरूरी है। यहाँ समझ आ गया, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो आज का चैप्टर देखिए, आपका जो चैप्टर हो गया खत्म हो गया, निर्णय समीकरण इलाज था, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो जितना आज पढ़ा है, यानी ये जो निर्णय समीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला आपका निर्णय समीकरण है, तो इसको आप याद कीजिए। तो जितनी चीजें हम पढ़ाए तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए, हर एक चीज को नोट करके उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत न आए। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, साथ ही इसके और भी रिवाइज और नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन सभी को हम एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो आने वाले समय में हम इसका बहुत सारा क्या मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान